ग्रीन रिवॉल्यूशन को समझने के लिए दोस्तों चलिए मैं आपको एक सफ़र पर लेकर चलता हूं और मैं अपनी सफ़र को शुरुआत करूंगा 15 अगस्त 1947 से, जब अपनी देश पूरी तरह से आज़ाद हो जाती है। 15 अगस्त को जब अपनी देश पूरी तरह से आज़ाद हो जाती है तो अब यहाँ पर सवाल ये उठती है कि अब देश तो आज़ाद हो चुकी है, देश चलेगा कैसे, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ाया जाएगा, आज़ादी के बाद कैसे लोग पैसा कमाएंगे, किस तरह से लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। तो इन सभी समस्या को दूर करने के लिए उस समय पर बहुत सारे प्लान लाया जाता है, जैसे सर्वोदय प्लान, बॉम्बे प्लान, पीपल प्लान, कांग्रेस प्लान और भी कई तरह तरह के प्लान लाए जाता है जो कि बेसिकली देश के डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। इन सारे प्लान के बारे में इस वीडियो में समझाना पॉसिबल तो नहीं है, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो अपनी कहानी को वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से ग्रीन रिवॉल्यूशन की अस्तित्व जुड़ी होती है। 1949 में केसी नियोगी नाम करके एक कमेटी बनाई जाती है और इस कमेटी के द्वारा ये रिकमेंडेशन करी जाती है कि देश में एक प्लानिंग कमीशन होनी चाहिए जो नए नए योजना जो लॉन्च होती है उसको जांच करेगी कि कौन सी योजना देश के लिए सही है, कौन सी योजना देश के लिए सही नहीं है, कौन सी योजना में कितनी बजट लग सकती है और उसे कैसे मैनेज किया जाएगा और उससे फिर इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। तो इनकी रिकमेंडेशन के सिर्फ एक साल के बाद 1950 में प्लानिंग कमीशन को अपने देश के अंदर में इस्टेब्लिश कर दी जाती है और इस प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की रिकमेंडेशन पर 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट यूएसएसआर से भारत में लाई जाती है और 9 जुलाई 1951 से फर्स्ट 5 ईयर प्लान को देश के संसद में अनाउंस कर दी जाती है और फिर ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956 तक काम करती है। इस प्लान का ऑब्जेक्टिव होती है टू डेवलप एग्रीकल्चर, इरिगेशन और ट्रांसपोर्टेशन। देश के 70% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड रहती है। भारत की रीढ़ की हड्डी आज भी किसानों को ही माना जाता है, इसलिए उस टाइम पर भी अगर देश को आगे बढ़ाना था तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत थी। अगर भारत को भूखमरी और बेरोजगारी से मुक्ति करना था तो सबसे पहले किसानों को मजबूत बनाना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए पहली पंचवर्षीय योजना का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि किसानों की हालात को सुधारना, किसानों को इरिगेशन के लिए पानी मौजूद करवाना, किसानों को कम दाम पर कीटनाशक प्रोवाइड करवाना ताकि देश की हर जनता खाली पेट ना सो सके। इस योजना के अंतर्गत में कुछ बड़े बड़े डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है, जैसे भाखड़ा नंगल डैम एक मेगा प्रोजेक्ट था जो पंजाब और हरियाणा के खेतों में पानी की सुविधा प्रदान करती है और इससे न सिर्फ खेतों के लिए पानी मिलता है बल्कि बिजली भी उत्पादन होती है। इसी 5 ईयर प्लान के अंतर्गत 5 ITI और एक UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, इसी भी खोली जाती है और इसी के साथ साथ दोस्तों फर्स्ट 5 ईयर प्लान सक्सेसफुली खत्म हो जाती है। दूसरी 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 1961 तक के लिए फिर से शुरू करी जाती है और इस योजना को PC महालनोबिस साहब के द्वारा ड्राफ्ट करी जाती है। PC महालनोबिस साहब कहते हैं कि अगर किसी भी देश को डेवलपमेंट की ओर लेकर जाना है तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए इस सेकेंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इस योजना के अंतर्गत 3 आयरन एंड स्टील प्लांट को खोली जाती है। सबसे पहले आयरन एंड स्टील प्लांट 1955 में छत्तीसगढ़ के भिलाई में खोली जाती है और दूसरी 1959 में वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में और तीसरी 1956 में ही उड़ीसा के रोलकेला में खोली जाती है। इसके बाद 1961 से 1966 तक के लिए थर्ड 5 ईयर प्लान की शुरुआत होती है और इस योजना का मेन फोकस होती है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों सेक्टर में डेवलपमेंट करवाना। इसी तीसरे पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट को भी खोली जाती है और यह कहा जाता है दोस्तों कि जो पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो टारगेट होती है वो कहीं ना कहीं इस गोल को भारत अचीव कर रहा था। देश के अंदर में किसानों को खेती करने के लिए हर रिसोर्सेस मिल रहा था, लाखों लोगों को इंडस्ट्रीज के अंदर में रोजगार मिल रहा था। देश की इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा रफ्तार भी पकड़ती है। उस समय पर जिस तरह की डेवलपमेंट अपनी देश के अंदर में हो रही थी ऐसा लग रहा था कि बस आने वाले कुछ सालों के अंदर में देश के अंदर सब कुछ नॉर्मल देखने को मिल सकता है। लेकिन एक कहावत सही कहा जाता है दोस्तों कि हर समय लोगों के लिए एक नहीं रहती है, जिंदगी में उतार चढ़ाव होती रहती है। 1962 में चाइना और तिब्बत में रहने वाले दलाई लामा को बचाने की वजह से इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। भारत उस समय पर नया नया आज़ाद होता है, इंडिया के पास लड़ने के लिए उतना रिसोर्सेस नहीं होती है। चाइना की सेना भारत में घुसकर हमला करता है, इंडिया के पास जितना रिसोर्सेस मौजूद होता है उतना से ही चाइना का सामना करता है और अनफॉर्चुनेटली चाइना के द्वारा भारत के कुछ हिस्सों को क्लेम करता है, जिसे आज हम लोग LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं।
इस डिस्प्यूट में भारत को पूरी तरह से हार होती है, क्योंकि इनके पास उतनी रिसोर्सेस नहीं होती है और जितना भी रिसोर्सेस होती है वो कहीं ना कहीं सारी रिसोर्सेस खत्म हो जाती है। इस डिस्प्यूट का दर्द खत्म भी नहीं होती है कि एक और बैड न्यूज़ सुनने को मिलता है कि 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब की मौत हो चुकी है। देश को चलाने के लिए उस समय पर गुलजारी लाल नंदा साहब को टेम्पोररी प्रधानमंत्री बनाया जाता है और 1965 में लाल बहादुर शास्त्री साहब को भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर ली जाती है। वैसे आप सभी लोग ये जानते होंगे कि भारत पूरी तरह से मानसून पर ही डिपेंड रहता है। मानसून अगर सही से हुआ तो खेती भी अच्छी होगी, अदरवाइज सारे फसलें बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उस समय पर पिछले कुछ सालों से मानसून भी नहीं आ रही थी, फसल का उत्पादन भी नहीं हो रही थी। जो भी अनाज पहले से बचा कर रखा था वो भी फसल अब देश के अंदर में कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पर होती है। 1965 में फिर से एक और मुसीबत देश के सामने आकर खड़ी हो जाती है। इंडिया और पाकिस्तान के साथ डिस्प्यूट देखने को मिलता है। दुख पर दुख, दर्द पे दर्द क्या हो रहा था उस समय अपने देश के अंदर में किसी को कोई पता नहीं होती है। 1962 में इंडिया और चाइना के साथ डिस्प्यूट देखने को मिलता है। 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के साथ झगड़ा हुआ। 1966 में जिस तरह से देश के अंदर में भयंकर अकाल पड़ी थी, इस अकाल ने पूरे देश के कमर को ही तोड़ डालती। पूरे देश की जनता को सही से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। हजारों लाखों की संख्या में लोगों की मौत होती है। उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री साहब मजबूर होकर रेडियो पर एक पूरे देश की जनता को संदेश देते। मैसेज ये था कि मेरे देश के लोगों, मेरे देश की जनता, भारत में खाद्यान्न संकट आ चुकी है। मेरे आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी सिर्फ 2 समय का ही खाना खाइए और बाकी का समय को बचा कर रखिए। ये खाना आने वाले समय में आपको काम आने वाली है। और यकीन मानिए पूरे देश की जनता उनकी बात मानकर सिर्फ 2 समय का ही खाना खाते थे और बाकी के खाना को बचा कर रखते थे। उन्होंने किसानों और जवानों का भी हौसला बुलंद करने के लिए उनके लिए भी एक मैसेज देते हैं। मेरे देश के किसानों उठकर खेती करो और मेरे देश के जवानों उठकर अपनी बॉर्डर पर लड़ाई करो। ये मैसेज देने के बाद लाल बहादुर शास्त्री साहब रात को जब बिस्तर पर जाते हैं तो हार्ट में प्रॉब्लम होने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। और इनकी मौत के बाद फिर से गुलजारी लाल नंदा साहब को दोबारा टेम्पोररी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में लाया जाता है और 1966 में इंदिरा गांधी को देश की तीसरे और पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करी जाती है। 1966 आने के बाद भी देश के अंदर में एक बूंद पानी नहीं गिरती है। सारे लोग भूख से छटपटा रहे होते हैं। उस समय पर इतनी भयंकर अकाल पड़ा था कि लोग अपनी भूख को मिटाने के लिए पेड़ के पत्ते को पीसकर खाते थे। इस अकाल की वजह से देश की करेंसी का भी वैल्यू कम हो जाती है और इसी के साथ साथ ये 3rd 5 ईयर प्लान पूरी तरह से असफल योजना मानी जाती है। जिस तरह के हालात देश के अंदर चल रहा था उस समय पर, उस हालात को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 5 ईयर प्लान को कुछ सालों के लिए रोकने का ऐलान करती है। इंदिरा गांधी कहती है कि देश के हालात अभी बहुत खराब चल रही है, देश के अंदर रिसोर्सेस नहीं है, करेंसी की वैल्यू कम हो चुकी है, हजारों लाखों की संख्या में लोग भूख से मर रहे हैं, इसलिए ये 5 वर्षीय योजना अगले 3 सालों के लिए बंद रहेगी और 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश रहती है। और ये वही समय होती है दोस्तों जहां से ग्रीन रिवोल्यूशन की कहानी को शुरुआत की जाती है। ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों की कमी को देखते हुए पंचवर्षीय योजना को 3 सालों के लिए रोक दी जाती है। उस समय पर इंदिरा गांधी देश की नई प्रधानमंत्री बनती है। उनको उतना एक्सपीरियंस भी नहीं होती है कि उस समय पर जिस तरह के हालात चल रहा था उनको कैसे फेस किया जा सकता है। हजारों लाखों की लोगों की मौत की खबर सुनकर वो कहीं ना कहीं डर जाती है, क्योंकि जिस देश के अंदर में लोग भूख से मरते हैं तो उस देश के लिए कितनी बेशर्मी की बात हो सकती है। इंदिरा गांधी से लोगों को दर्द को देखा नहीं जाता है। उनको कहना था कि सबसे पहले देश के अंदर अनाज का व्यवस्था होगी, उसके बाद किसी प्लानिंग के ऊपर काम होगी। और इसी सोच के साथ इंदिरा गांधी चली जाती है देश की सबसे बड़े अर्थव्यवस्था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास। और अमेरिका से जब मदद मांगी जाती है तो अमेरिका से कुछ गेहूं से भरे अनाज वाले जहाज भारत में आता है और जब उस जहाज को खोली जाती है तो पूरे की पूरे सड़े हुए गेहूं निकलता है। अब आप इस चीज़ को देश की बदकिस्मती समझिए जो समझिए, लेकिन पूरे देश की जनता इसी सड़े हुए गेहूं खाकर अपनी भूख को मिटाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस समय पर किस तरह के अकाल पड़ी होगी कि लोग सड़े हुए गेहूं खाने पर भी मजबूर हो चुके थे। और इस इंसिडेंट के बाद इंदिरा गांधी इस चीज़ को समझ जाते हैं कि जब तक देश के अंदर में कृषि में विकास नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। इंदिरा गांधी इस बात से पूरी सहमत हो जाती है कि अप टू व्हेन वी आर नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वी कैन नॉट डेवलप एनीथिंग्स। जब तक देश के अंदर में एक लिमिट अमाउंट में फसल को उत्पादन नहीं कर लेते हैं तब तक देश के अंदर किसी भी चीज़ में डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। वी हैव टू डेवलप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन में विकास करना होगा, कृषि उत्पादन हमें बढ़ाना होगा, कृषि उत्पादन को हमें मजबूत
और इसी माइंडसेट के साथ उस समय पर चिदम्बरम सुब्रमण्यम साहब को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया जाता है। सुब्रमण्यम साहब से बातचीत होती है, उनसे डिस्कशन की जाती है कि इस हालात से बाहर कैसे निकाला जाएगा, देश में लाखों लोग जो भूख से मर रहे हैं इससे कैसे रोका जाएगा। सुब्रमण्यम साहब उस समय पर IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश कर और इस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर MS स्वामीनाथन साहब को बनाया जाता है और MS स्वामीनाथन साहब से इस हालात से बाहर निकलने के लिए उनसे सजेशन मांगते हैं। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी सी अपनी कहानी को 2 मिनट के लिए पॉज करते हैं और इस कहानी की पार्ट 2 को भी समझते हैं, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन से कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें कनेक्टेड है। तो बात कुछ ऐसा था कि उस समय पर मेक्सिको में भी भयंकर अकाल पड़ा था, वहाँ पर भी लोग भूख से मर रहे होते हैं। अमेरिका के एक साइंटिस्ट नॉर्मन बारलोग जो मेक्सिको को इस हालात से निकालने के लिए एक गेहूं का नया वैरायटी को डेवलप करता है और इस गेहूं को हाई यील्डिंग वैरायटी कहा जाता था और ये बताया जाता है कि ये गेहूं पुराने गेहूं से 6 गुना ज़्यादा उत्पादन करने की क्षमता रखती है। अब अपनी कहानी को वापस से भारत में लेकर आते हैं और जब सुब्रमण्यम साहब, इंदिरा गांधी और MS स्वामीनाथन साहब आपस में डिस्कस करते हैं कि देश के अंदर में कृषि को कैसे विकसित किया जाएगा, तो उस टाइम पर MS स्वामीनाथन साहब से दिलबाग सिंह अटवाल नाम करके एक साइंटिस्ट से मुलाकात होती है और दिलबाग सिंह अटवाल साहब मेक्सिको का इंसिडेंट स्वामीनाथन साहब के साथ शेयर करते हैं कि मेक्सिको में एक साइंटिस्ट है जो गेहूं का एक न्यू वैरायटी डेवलप की है जो आम गेहूं से 6 गुना ज़्यादा पैदावार करती है। अगर वही न्यू वैरायटी गेहूं अपने देश के अंदर में आता है तो गेहूं का उत्पादन की सारी समस्या को दूर कर सकता है। भारत सरकार नॉर्मन बारलोग साहब से बातचीत करते हैं और गेहूँ का न्यू वैरायटी भारत के अंदर में लेकर आया जाता है और इस गेहूं को इंडिया के क्लाइमेट के अनुसार दिलबाग सिंह अटवाल साहब के द्वारा कुछ चेंजेस करते हैं और फिर इस गेहूं का नाम कल्याणी W711 W47 के नाम दिया जाता है। अब समय आता है इस गेहूं को ट्रायल करके किसानों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करने का। सबसे पहले इस गेहूं का ट्रायल जींद में किया जाता है जो कि आज हरियाणा में पाया जाता है, पहले ये जींद पंजाब में पाया जाता था और इस गेहूं का डिस्ट्रीब्यूशन देश की पहले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर से शुरू करी जाती है और इस गेहूं का जो रिजल्ट निकल कर आता है वो बहुत ही शानदार रिजल्ट निकल कर आती है। जो पहले गेहूं का उत्पादन 1000 kg पर हेक्टेयर हुआ करता था वो अब 3000 kg पर हेक्टेयर होने लगा और ये गेहूं का बीज दोस्तों न सिर्फ भारत में ही उत्पादन को बढ़ाता है बल्कि श्रीलंका, अफगानिस्तान, मेक्सिको और जहाँ जहाँ खाद्यान्न संकट आती है वहाँ ये न्यू वैरायटी का सीड भेज दिए जाते हैं और पूरी दुनिया के कोने कोने में ये देखा जा रहा था कि सिर्फ इस न्यू वैरायटी के गेहूं की वजह से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो रही है और इतनी ज़्यादा गेहूं का जो उत्पादन हो रही थी ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, इसे देखकर अमेरिका के एक व्यक्ति विलियम गॉड ने इस नज़ारा को देखते हुए इस फिनोमिना को ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम देता है और यहीं से ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। नॉर्मन बारलोग साहब को ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहा जाता है और MS स्वामीनाथन साहब को इंडिया में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है।